Good morning students, welcome to the new chapter. Today we are going to discuss the chapter number 5. चैप्टर का टाइटल है इलेक्ट्रिक करंट. सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. अगर हमारे पास में दो कंडक्टर्स हैं जो आइसोलेटेड कंडक्शन में हैं, आइसोलेटेड मतलब उनके बीच में आपस में किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और उनका जो पोटेंशियल है वो भी डिफरेंट है. अगर हम उसको किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर पोटेंशियल वायर से हाई पोटेंशियल वायर की तरफ जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो करंट होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है. सो हम ये कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल वायर टू द लोअर पोटेंशियल वायर. दिस फ्लो ऑफ चार्ज रिमीन्स कंटिन्यू. ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो चलता रहेगा जब तक कि दोनों वायर्स का जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाता है. अगर हमको कांस्टेंट करंट चाहिए तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा और इसके लिए हम सेल या बैटरी का इस्तेमाल करते हैं विच प्रोवाइड ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द केमिकल रिएक्शन. क्योंकि जो हमारी बैटरी होती है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहती है, वो धीरे धीरे जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. सो बेसिकली अब हम ये समझने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईच चार्ज फील्स ए फोर्स इफ़ इट इज़ पुट इनटू ए इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके लिए हम ये समझ सकते हैं कि जैसे सपोज़ हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हमने एक क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. तो जैसे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. इस फोर्स की जो वैल्यू एफ होती है वो क्यू ई के बराबर होती है. अगर हमारे पास में इफ़ द चार्ज इज़ पॉजिटिव, अगर हमारा जो चार्ज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है. अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव होता है तो जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली उसका डायरेक्शन भी होता है. तो अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो जो उस पर जो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बराबर होता है. लेकिन अगर वो नेगेटिव होता है तो जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है. इफ़ चार्ज इज़ फ्री देन इट स्टार्ट्स टू मूव इन प्रेजेंस ऑफ ए फोर्स. अगर जो है कि जो है चार्ज फ्री मतलब अगर चार्ज फ्री है और उसके ऊपर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर अप्लाई किया है और उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है तो वो मूव करना शुरू कर देता है. एंड दिस स्टेट ऑफ चार्ज, जब हमारा चार्ज मोशन करना शुरू करता है तभी वो करंट को फॉर्म करता है. It means when charge flow from one place to another in a conductor, then the rate of flow of charge is called as the electric current. यानी कि हमारा चार्ज कितना पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, क्या रेट है उसकी, वही इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करता है. Direction of current is always the direction of the flow of the positive charge and opposite the direction of the flow of the negative charge. एक कन्वेंशनली ये माना जाता है कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लिया जाता है. लेकिन ऑल द मूविंग चार्ज डू नॉट प्रोड्यूस करंट ऑलवेज. लेकिन जितना भी चार्ज मूव कर रहा है वो हमेशा करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा. देयर शुड बी नेट फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम द सर्फेस टू गेट द इलेक्ट्रिक करंट. नेट फ्लो ऑफ चार्ज होना ज़रूरी है. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. जैसे सपोज हमारे पास में एक कंडक्टर है और उसके अंदर हमने एक इमेजिनरी सरफेस को कंसिडर किया है. इसमें लेफ़्ट से राइट के डायरेक्शन में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उतना ही चार्ज जो है राइट से लेफ़्ट के डायरेक्शन में होगा. तो बेसिकली वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा एंड देयर विल बी नो फ्लो ऑफ देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस कंडक्टर. सो बेसिकली from the imaginary surface inside the conductor, same amount of charge flow from left to right and right to left. Then due to the constant electron density inside the whole conductor, so from the surface net flow of charge is zero. So consequently there is no current by random motion of charges in the conductor. सो हमारे लिए नेट फ्लो ऑफ चार्ज होना बहुत ज़रूरी है अगर हमारे कंडक्टर के थ्रू करंट अगर फ्लो होती है तो. In an electric circuit, current is measured by the rate of flow of charge. जैसे नॉर्मली हम जो करंट कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर जब करंट फ्लो होती है तो उसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है. सो बेसिकली चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कहलाती है.
नॉर्मली हम करंट को आई से डिनोट करते हैं। अगर हमने कोई भी एक सरफेस ली है, उसमें डेल्टा क्यू जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा है डेल्टा टी टाइम के अंदर, देन करंट विल बी डिफाइन एज, करंट आई विल बी डिफाइन एज, करंट आई को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, बिकॉज इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसी तरीके से अगर आपको इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेट करनी है, आई इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। दैट मीन्स इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी जो होता है वो रेट को डिफाइन करता है, और चार्ज होता है वो हमेशा हम कूलम में एक्सप्रेस करते हैं और टाइम को हम सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं। जो आई की जो हमारी यूनिट्स आती है वो एम्पियर्स आती है। सो बेसिकली इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो टोटल चार्ज पास हो रहा है पूरी सरफेस से, अगर हम उसको निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमने रिलेशन निकाला था ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस करंट थी किसी भी एक इमेजिनरी सरफेस के थ्रू, लेकिन पूरा जो हमारा कंडक्टर है उससे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बेसिकली इस रिलेशन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सो जो टोटल चार्ज जो आएगा वो Q इज इक्वल टू, जो हमारा टोटल जो चार्ज आने वाला है, दैट इज Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T2 आई डी टी कूलम, क्योंकि चार्ज को हम क्या करते हैं, कूलम में एक्सप्रेस करते हैं। नॉर्मली जो ऐसा यूनिट होती है करंट की वो एम्पियर होती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम सीजीएस यूनिट भी समझ लेते हैं कि जो करंट की सीजीएस यूनिट क्या होती है। नॉर्मली जो करंट की सीजीएस यूनिट होती है वो बायोट होती है, और यहाँ पर हमारे पास में एक रिलेशन भी है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 0.1 बायोट। एम्पियर जो है वो एसआई यूनिट है और जो बायोट है वो सीजीएस यूनिट है। तो यहाँ पर हमको एसआई और सीजीएस में रिलेशन जो है वो पता चल जाता है। और दूसरा होता है कि दो कन्वेंशनली करंट हैज़ अ डायरेक्शन, जैसे हमने देखा कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में अज्यूम की जाती है। तो हमें ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो नॉर्मली हम करंट को एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने वेक्टर लॉज पढ़े हैं तो उसमें से वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए हम वेक्टर लॉज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन करंट को हम एल्जेब्रिकली अगर ऐड कर सकते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि द करंट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है, जैसे सपोज हमारे पास में जो है एक वायर है जिसके अंदर 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और ये दूसरा वायर है जो उसके अंदर 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो ये बेसिकली करंट ऐड अप हो जाएगी और इस वायर के अंदर जो टोटल करंट होगी वो हमारी 10 एम्पियर्स आएगी। तो बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, तो हम यहाँ पर जो है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी लगा सकते हैं। तो जितना चार्ज उसके अंदर कंडक्टर के अंदर इंटर कर रहा है इन एनी टाइम इंटरवल, दिस विल बी इक्वल टू द चार्ज लीविंग फ्रॉम द कंडक्टर इन द सेम टाइम इंटरवल। अभी हमें एक चीज़ जो और समझनी है वो होती है कि जैसे सपोज हमारे पास में जो है एक कंडक्टर है जिसका जो है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो डिफरेंट है, यहाँ से यहाँ थोड़ा सा वो उसका क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो क्या करंट जो है वो तीनों सेक्शंस में अलग अलग होने वाली है। यहाँ पर फर्स्ट I1 I2 और I3 हमने करंट को डिनोट किया है, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो करंट की वैल्यू है वो तीनों क्रॉस सेक्शन में सेम रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो करंट होती है वो कभी भी सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। नॉर्मली करंट से ज़्यादा जो है कि करंट डेंसिटी टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें यहाँ समझना है कि करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है। करंट डेंसिटी का मतलब यह है कि इट इज़ डिफाइंड एज द करंट पासिंग नॉर्मली फ्रॉम द यूनिट सरफेस एरिया। मतलब कि अगर हमारे पास में एक कंडक्टर है और इसमें करंट का डायरेक्शन जो है ये करंट का डायरेक्शन है और ये इसकी सरफेस है, तो ये इसकी नॉर्मली कितनी करंट जो है पर यूनिट एरिया जो है कितनी करंट जो है हमारी फ्लो हो रही है, इसको हम करंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि डेल्टा आई करंट जो है वो फ्लो हो रही है परपेंडिकुलर, जो हमने सरफेस लिया है उस करंट का जो फ्लो है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए।
तो अगर डेल्टा आई करंट जो है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और सरफेस को हम डेल्टा एस से डिनोट कर रहे हैं, तो करंट डेंसिटी को उस पर्टिकुलर पॉइंट करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं। तो जे जो होता है वो बराबर होता है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस, और जे जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हमने इसलिए हमने इसको वेक्टर नोटेशन में इसको इंडिकेट किया है। अगर सपोज हम किसी भी एक टाइम इंस्टेंस पर अगर करंट डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, J इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस एन कैप इज अ यूनिट फैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी। और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं J इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस एन कैप। लेकिन हमेशा तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सरफेस एरिया है वो करंट की डायरेक्शन की परपेंडिकुलर ही हो। अगर वो कोई दूसरा एक पर्टिकुलर इसका जो है कि अगर वो करंट की डायरेक्शन से किसी पर्टिकुलर एंगल यानी कि एंगल थीटा पे अगर वो इंक्लाइंड होता है, तो उस कंडीशन में हम करंट डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए भी हमने एक एग्जांपल लिया है कि जैसे हमारे पास में जो है ये कंडक्टर था, ये जो सरफेस है वो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, लेकिन अगर सरफेस इस तरीके से होती तो हमारा जो सरफेस फैक्टर है वो इस तरीके से डिनोट होता। तो हमें क्या करना पड़ता, फिर करंट की डायरेक्शन में सरफेस वेक्टर का कंपोनेंट कैलकुलेट करना पड़ता, और ये जो सरफेस वेक्टर का कंपोनेंट है वो डेल्टा एस कॉस थीटा है। तो इस कंडीशन में हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस कंडीशन में जो है कि आई कुड बी डिफाइन एज जे डेल्टा एस कॉस थीटा। इसको वेक्टर नोटेशन में अगर हम डिनोट करते हैं तो डेल्टा आई इज इक्वल टू जे क्रॉस डेल्टा एस। करंट डेंसिटी जो होती है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है किसी भी इनसाइड ए कंडक्टर, सो दिस इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो करंट होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो करंट डेंसिटी होती है दैट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हम अपने डिस्कशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किस तरीके से फ्लो करता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।